क्वेश्चन नंबर 45 सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। नीट 2025 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इसको जो है कंसिडर किया गया था। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हल्का सा कुछ कंसेप्ट हम रिकॉल करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर मान लो हमको ये कोई कर्वेचर दे रखा है, अब इसके किसी भी पॉइंट पर यहाँ हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो छोटा सा आर्क है, ये जिस सर्कल का पार्ट रहा होगा उसकी रेडियस जो है उसको क्या बुलाते हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके दो मेथड में बताता हूँ तुम्हें कि अगर मान लो अपन को टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, अगर ट्रेजेक्ट्री है उसकी तो वेलोसिटी v है, और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हमारे पास a परपेंडिकुलर है तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम करेगा, और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू v² रख के रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड की जा सकती है। या अगर इस कर्वेचर की अगर अपन को इक्वेशन पता है, मान लो एक्स वाई प्लेन में पूरा का पूरा कर्वेचर, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन पता है y की x के फॉर्म में, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफरेंशियल फॉर्म आता है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो पहले तो सिंगल डिफरेंशिएशन कीजिए, कितना आ जाएगा 2x, फिर डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, कितना आ जाएगा 2। तो ऐसे में इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन में डबल डिफरेंशिएशन। अब जिस पॉइंट पे चाहिए उस x की वैल्यू रख के यहाँ पे हमको उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा जो रिजल्ट हम काम में लेने वाले हैं वो है प्रेशर डिफरेंस का, कि मान लो कोई भी लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड की जो कर्व्ड सरफेस है वो कुछ इस तरह की नजर आ रही है हमको। क्लियर। तो जिधर कनकेव साइड होती है लिक्विड की उधर हाई प्रेशर होता है, और कन्वेक्स साइड की तरफ में लो प्रेशर होता है। अब इन दोनों हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे में क्या, ये जो कर्व्ड सरफेस है, मान लो हमारे पास ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका ये वाला पार्ट किसी स्फीयर का पार्ट, किसी सर्कल का पार्ट है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, और इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर के परपेंडिकुलर एक और सर्कल अगर मैं बनाऊं तो ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2। तो बेसिकली r1 r2 क्या लिया आपने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर ली है। r1 r2 क्या है हमारे पास, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तो ऐसे में इस सरफेस की वजह से, एक सरफेस की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस आता है P हाई माइनस P लो, वो आता है सरफेस टेंशन बाई r1 प्लस सरफेस टेंशन बाई r2। एक सरफेस की वजह से इतना प्रेशर डिफरेंस आता है। अब स्फीयर में क्या होता है, मान लो ये जो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस है वो किसी स्फीयर का पार्ट रही होती है, तो स्फीयर में सारी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आती है, ये वाली भी r होती और ये वाली भी r होती। तो ऐसे में s बाई आर प्लस एस बाई आर से 2s बाई आर लिख देते। तो रिजल्ट तुम्हें पता भी होगा कि ड्रॉप के लिए प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आती है 2s बाई आर। क्लियर, क्योंकि वह दोनों r1 r2 क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं कहूँ, मान लो एक सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर, इसके लिए अगर अपन बात करें इस जगह पर, तो यहाँ पे ये वाली जो सरफेस है वो तो प्लेन सरफेस बन रही है, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा r1 इनफाइनाइट। लेकिन इसके परपेंडिकुलर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारे पास सिलेंडर की रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगी, सिलेंडर की रेडियस के बराबर हो जाएगी। इसकी तो r2 की वैल्यू हो जाएगी r, जहाँ पे r है सिलेंडर की रेडियस। तो यहाँ r1 r2 इस तरीके से लिए जाएंगे। अब इस रिजल्ट को काम में लिखे जरा सवाल देखते हैं। सवाल ने क्या बोला है, कंसीडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर। ये हमको एक वाटर टैंक दिखा रखा है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, और यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, इसमें इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है। इट हैज वन वॉल एट x इक्वल टू ऑल पर ये अपन को एक दीवार नजर आ रही है इसमें। कैन बी टेकन टू अ वेरी वाइड इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में मतलब बाहर की तरफ ये जो है वो वेरी वाइड है, मतलब बाहर की डायरेक्शन में अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, अगर ऊपर से देखूँ तो क्या नजर आएगा कि हमारे पास ये तो हमारे पास सरफेस हो गई एक्स वाई प्लेन में, और वाई जेड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह की सरफेस है बेसिकली, यूँ कि ये तो एक्स वाई प्लेन में और ये है जेड डायरेक्शन में। क्लियर। मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे यहाँ अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूँ तो एक तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगी एक्स वाई प्लेन में, और इसके परपेंडिकुलर जो होगी जेड जेड वाले डायरेक्शन में हमारे पास
जेड वाई डायरेक्शन में वो प्लेन सरफेस बनेगी, इन्फाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर होल्ड करेगी। इस रिजल्ट को अगर मैं काम में लूँ, यहाँ अगर इसी डायग्राम में अगर डिनोट करूँ तो क्या कहूँगा मैं कि किसी भी पॉइंट पर यहाँ कहीं अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर लूँ तो एक हो जाएगी यहाँ वाली ये R1, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2 वो क्या होगी, इनफाइनाइट। क्लियर। अब आगे क्या बोला है, व्हेन filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes angle theta naught where theta naught is very small। अब x इक्वल टू एल पर थीटा नॉट वेरी स्मॉल है तो उससे कम पे इधर कहीं इधर भी थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी, तो ऐसे में टेन थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है, जहाँ टेन थीटा जो होता है वो डी वाई डी एक्स मतलब टेंजेंट के बराबर होता है, ऐसा सवाल ने गिवन किया है। विद द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू एल, एक्स इक्वल टू एल पे एंगल दिया हुआ है। इफ वाई एक्स इज द हाइट ऑफ द सरफेस टेंशन, देन इक्वेशन ऑफ द वाई क्या होगी हमारे पास, की हाइट जो है हमारे पास अगर वाई एक्स है, यहाँ ये माना हुआ है कि ये हाइट जो है वेरी नेग्लिजिबल है, हालांकि सवाल में गिवन नहीं किया बट मानना पड़ेगा अपन को, वरना सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो बोला हुआ है कि ये जो हाइट है हमारे पास किसी भी जगह पे, ये हमारे पास ये हाइट जो है वो वाई एक्स है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ रिलेशन पूछा है। अब जरा सवाल को समझना कि ये हो गया हमारे पास लिक्विड सरफेस, यहाँ है ओरिजिन। क्लियर। किसी भी जगह पे ये हाइट है हमारे पास वाई, यहाँ का प्रेशर है पी नॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर लगा हुआ, हमारे पास जो बनेगी वो ऑलमोस्ट प्लेन सरफेस बनेगी हर तरीके से, एक्स वाई प्लेन में भी प्लेन और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी प्लेन है, तो ऐसे में ये जीरो रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसीडर करते हुए इसको, सॉरी इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसीडर करते हुए इसको प्लेन सरफेस मानना पड़ेगा। तो यहाँ का प्रेशर अगर पी नॉट है तो ऐसे में स्टैटिक लिक्विड में यहाँ का प्रेशर भी क्या आएगा, पी नॉट आएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कर्व्ड सरफेस है, ऐसे में रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से क्या आएगा, प्रेशर डिफरेंस। डेफिनेटली कन्वेक्स की तरफ प्रेशर कम होगा और कनकेव की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ का प्रेशर अगर पी नॉट है तो यहाँ का पी डैश है तो पी नॉट ज़्यादा होगा, और पी नॉट माइनस पी डैश की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास आर, तो एस वाई आर प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग इन्फिनिटी है तो एस वाई इन्फिनिटी, तो यहाँ से पी नॉट माइनस पी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस वाई आर। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा, अगर मैं यहाँ से देखूँ स्टैटिक फ्लूइड में, तो पी डैश वाले पॉइंट से अगर मैं वाई डेप्थ नीचे जाऊँ जी की डायरेक्शन में, तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, पी डैश प्लस रो जी वाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पी नॉट के बराबर है इस जगह पे, तो यहाँ से पी नॉट माइनस पी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, रो जी वाई के इक्वेशन। क्लियर है। अब दो वैल्यू है हमारे पास, दोनों हमारे पास पी नॉट माइनस पी डैश को बता रही है, तो साफ साफ पता लग रहा है यहाँ से कि रो जी वाई की वैल्यू कितनी है, एस वाई आर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन में डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। सवाल ने हमको गिवन किया है कि ये थीटा वेरी स्मॉल है, तो ऐसे में डी वाई बाई डी एक्स वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल तो टेन थीटा भी वेरी स्मॉल, तो डी वाई बाई डी एक्स भी वेरी स्मॉल, तो वन के कंपेरिजन में ये वेरी स्मॉल है हमारे पास, तो ऐसे में वन के कंपेरिजन में डी वाई बाई डी एक्स को इग्नोर कर सकता हूँ मैं, तो ये लगभग जीरो हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ से अगर मैं रिप्लेस करूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वेशन आ गई एस इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, रो जी वाई के बराबर। तो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रो जी वाई बाई एस आ जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। यहाँ देखो इस जगह पे अपन को दो अप्रोक्सीमेशन मानने पड़े थे, कि इस पॉइंट को अपन को ओरिजिन मानना पड़ा है। दूसरा, यहाँ पे ओरिजिन वाली जगह पे अपन ने ये माना है कि ये सरफेस जो है एकदम फ्लैट हो गई है ओरिजिन वाली जगह पे, उसके बाद में कर्व्ड होती जा रही है। इन दो अप्रोक्सीमेशन को मानते हुए सवाल सॉल्व किया गया, अदरवाइज सवाल का डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं होगा। उम्मीद है सबको क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है बेटा।